यूपीएससी जो मेरे जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य भी था। मैंने अपने आप से बहुत ही साफ शब्दों में ये कहा कि मेरे जीवन की जो कहानी होगी उसमें यूपीएससी का जो चैप्टर होगा उसके आखिरी पन्ना मैं लिखूंगा, यूपीएससी नहीं। जब मैं बोर्ड के सामने बैठा हूँ तो उन्हें मेरा डर नहीं, उन्हें मेरा कॉन्फिडेंस दिखाई दे। जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो बॉलर की तरह हैं, वो आपके सामने 6 बॉल्स फेंकेंगे हर ओवर में और आपको ये उस मोमेंट पे डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस बॉल को डिफेंड करेंगे और किस बॉल पे छक्का मारेंगे। शायद वो एक आखिरी इनाम था जो वो लेने वाली थी इस हॉबी को रिलेटेड। अगर मैं उसका जवाब ना देता तो शायद नमस्कार, मेरा नाम शुभम गुप्ता है। वही शुभम गुप्ता जिस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 6 हासिल की है। आज मेरे लिए बोलना काफ़ी आसान हो सकता है कि मैंने ऑल इंडिया रैंक 6 हासिल की है, लेकिन अगर हम कुछ साल पीछे जाएं तो हमें ये देखने मिलेगा कि मेरी ज़िंदगी में एक नहीं, दो नहीं, काफ़ी फेलियर्स हैं और इन्हीं फेलियर्स की कहानी आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिसके कारण मैं आज आप सबके सामने इस तरह से खड़ा हूँ। जयपुर का रहने वाला मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। घर में माता पिता के अलावा मेरे भाई बहन हैं। पिताजी का एक बहुत ही छोटा सा कारोबार हुआ करता था, जिसके सिलसिले में उन्हें बहुत सारे अधिकारियों से मिलना पड़ता था और बातचीत करनी पड़ती थी। इसी दौरान एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे अपने पास बुलाया और पास बुला के बिठा के कहा कि बेटा, मैं चाहता हूँ कि तू बड़ा हो के कलेक्टर बने। मुझे नहीं पता कि मेरे पिताजी के दिमाग में क्या चल रहा था या उन्होंने क्या सोच के मुझे ये कहा। ना ही मुझे ये पता था कि कलेक्टर होता क्या है या कलेक्टर बनते कैसे हैं। बट ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो बात मेरे जहन में बैठ गई थी और कहीं ना कहीं वही बात मेरे जीवन का उद्देश्य बन गई थी, मेरे जीवन का सपना बन गई थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद मेरी यूपीएससी की जो जर्नी शुरुआत थी वो उसी दिन से हुई। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं 11th और 12th में कॉमर्स की पढ़ाई करूंगा और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करूंगा और इसी बेसिस पे मैंने ये भी डिसाइड किया कि 12th के बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाके दिल्ली में इकोनॉमिक्स ऑनर्स की पढ़ाई करूंगा। तो फिर हम दिल्ली पहुँचे और सेकेंड कट ऑफ में मुझे, हालांकि क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं थे तो मुझे एक अच्छे कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स मिला, इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं मिला। हालांकि मैं अपने आप से निराश था। फिर मुझे किसी ने एक सलाह दी कि आप एक काम कीजिए कि आप जो इकोनॉमिक्स के एचओडी हैं आप उनसे मिलिए और उनसे मिलके उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए, उन्हें कन्विंस कीजिए कि वो आपको बीकॉम ऑनर्स से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ट्रांसफ़र कर दें। तो क्योंकि वो ही एक माध्यम है जिससे ये पॉसिबल अब हो सकता है। मैं डेली सुबह कॉलेज के स्टाफ रूम के बाहर जाके खड़ा हो जाता था और बाहर जाके इस समय का, उस मोमेंट का वेट करता रहता था कि मुझे एचओडी मैम के साथ 2 मिनट का टाइम मिलेगा और मैं उनसे बात कर उन्हें कन्विंस कर पाऊंगा कि वो मुझे बीकॉम ऑनर्स से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ट्रांसफ़र कर दें। पहला दिन बीता, मैम नहीं मिली। दूसरा दिन बीता, मैम नहीं मिल पाई। तीसरा दिन मिला, मैम नहीं मिल पाई। ऐसे करते करते पूरे 2 हफ्ते बीते और 2 हफ्ते के दूसरे हफ्ते के अंत में ऐसा हुआ कि फाइनली एचओडी मैम से मेरी मुलाकात हुई 2 या 5 मिनट के लिए और मैंने मैम को फाइनली कन्विंस किया कि मैम प्लीज़ मुझे ट्रांसफ़र कीजिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, और उन्होंने फाइनली अग्री किया कि ठीक है, तुम्हें इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ पे आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि हो सकता था कि मैं पहले दिन के बाद हार मान लेता या दूसरे दिन के बाद हार मान लेता या तीसरे दिन के बाद छोड़ देता कि ठीक है अब बीकॉम ऑनर्स ही कर लेता हूँ, अब और नहीं कुछ हो पाएगा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। जो हार ना मानने वाला जो मेरा एटीट्यूड रहा उस समय पे, और उसने मुझे आगे आके अपने यूपीएससी जर्नी में भी बहुत मदद की। यूपीएससी की जर्नी मेरी 2015 में शुरू हुई। 2015 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया और उसी साल मुझे अपना पहला फेलियर भी मिला। मेरा यूपीएससी का जो पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स, वो क्लियर नहीं हो पाया। मैंने जब एनालिसिस किया कि मुझ में क्या कमी रह गई थी उस अटेम्प्ट के दौरान, तो मैंने रियलाइज़ किया उसमें 2 कमियां थी। एक, जो सीरियसनेस उस एग्ज़ाम को या किसी भी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए होनी चाहिए, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए, वो सीरियसनेस मुझ में नहीं थी। वो कहीं ना कहीं मैं लैग कर रहा था। मैं कहीं ना कहीं चीज़ों को सही तरह से अटेम्प्ट नहीं कर रहा था या समझ नहीं पा रहा था। और दूसरी, टाइम मैनेजमेंट। कॉलेज और यूपीएससी के बीच में जो टाइम मैनेजमेंट, जो बैलेंस मुझे बिठाना चाहिए था, वो बैलेंस मैं नहीं बिठा पा रहा था। मैं शायद कॉलेज में थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था एज़ कम्पेयर टू यूपीएससी की जो तैयारी करनी चाहिए। तो उस वजह से ये दोनों चीज़ें मिलके ऐसा हुआ कि मैं पहले स्टेज में कुछ मार्क्स से प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया। लेकिन मैंने अपने जो फेलियर था इससे सीखा और सीख के मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट भी बेटर किया और अपनी सीरियसनेस और अपनी पढ़ाई के तरीकों को भी सुधारा। सीरियसनेस मैंने कैसे इम्प्रूव की? इसके लिए मैंने ये समझा कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए मुझे इस तरह से पढ़ना पड़ेगा कि वो चीज़ मुझे पूरी तरह से समझ में आ जाए, एक कहानी के रूप में समझ में आ जाए, कि मैं उसके पीछे लॉजिक समझूं, उसके पीछे के कारण समझूं, उसके बेनिफिट समझूं, नुकसान समझूं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है और उसका बहुत विरोध होता है, तो मैं ये कोशिश करता था कि मैं उस पॉलिसी को समझूँ, गवर्नमेंट का इंटेंशन समझूँ, विरोध क्यों है ये समझूँ,
और ये भी समझूं कि उसके बेनिफिट और नुकसान क्या होंगे और अपनी एक ओपिनियन बनाऊं उसके बारे में कि वो ओवरऑल चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाए और वो चीज़ मेरे जहन में हमेशा के लिए रह जाए। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने ओवरऑल हर चीज़ के लिए अपने आसपास की दुनिया के बारे में बनाने की कोशिश की और चीज़ों को समझने की कोशिश की। साथ ही साथ मैंने टाइम मैनेजमेंट बेटर किया। हालांकि मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रहा था दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, लेकिन मैंने टाइम मैनेजमेंट बेटर किया और यूपीएससी जो मेरे जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य भी था उसको पाने के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया और टाइम मैनेजमेंट बेटर किया। तो इन दोनों चीज़ को बेटर करने से हुआ ये कि जब 2016 एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आया तो मैंने इस एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 366 हासिल की। लेकिन इस रिज़ल्ट से मैं खुश नहीं था। खुश मैं इसीलिए नहीं था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं बेटर कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ, और शायद जो मैं अपने जीवन में करना चाहता हूँ वो इस रैंक से मैं हासिल नहीं कर पाऊँगा। मुझे और बेहतर करना पड़ेगा, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट्स लानी होंगी अपनी जर्नी में, अपनी तैयारी में। तो उसी रिज़ल्ट से जब मैं खुश नहीं था, और क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद और प्रीलिम्स जो अगला होता है उसमें समय बहुत कम होता है, तो थर्ड अटैम्प्ट में जब मैंने दोबारा प्रीलिम्स दिया तो मेरा दोबारा प्रीलिम्स नहीं हुआ। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इस बार मैंने अपने आप से हार नहीं मानी। मैंने अपने आप को बिठाया और मैंने अपने आप से बहुत ही साफ शब्दों में ये कहा कि मेरे जीवन की जो कहानी होगी उसमें यूपीएससी का जो चैप्टर होगा उसके आखिरी पन्ना मैं लिखूंगा, यूपीएससी नहीं। और कहीं ना कहीं मेरे जहन में ये बात बैठ गई थी कि ये जो मेरा अटैम्प्ट होगा, फोर्थ अटैम्प्ट, ये मेरा आखिरी अटैम्प्ट होगा। इसके बाद शायद मैं इस एग्ज़ाम को दोबारा अटैम्प्ट नहीं करूँगा। तो जो भी मेहनत मुझे करनी थी, जितनी भी मशक्क़त मैंने करनी थी, वो इसी अटैम्प्ट को आखिरी मानते हुए करनी थी, और इसी अटैम्प्ट में वो अचीव करना था जो मैं हमेशा से अचीव करना चाह रहा था, बचपन से अचीव करना चाह रहा था। इसी दौरान मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई जो मुझे अपने सेकंड अटैम्प्ट के रिजल्ट के दौरान मिली थी, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस। इसकी ट्रेनिंग शिमला में शुरू हुई। वहाँ पे समय की बहुत कमी होती थी क्योंकि 9:30 से 5:30 तक मेरी ट्रेनिंग होती थी जिसमें आप और कुछ नहीं पढ़ सकते थे। उसके बाद मैं थोड़ा खेल कूद में अपना टाइम स्पेंड करता था क्योंकि ये मेरे को अपने दिमाग को फ्रेश करने में हेल्प करता था। तो तकरीबन 7 बजे से 11 बजे के दौरान कुछ 4-4.5 घंटे मुझे मिलते थे जिसमें मैं यूपीएससी की तैयारी करता था। तो क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम होता तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं जो भी टाइम मुझे मिले इसको मैं अच्छे से यूटिलाइज़ करूं। ओवरऑल जो मेरी स्ट्रैटेजी रही वो टाइम मैनेजमेंट एंड द सीरियसनेस विच दोनों जो मैं लाया अपनी तैयारी में, वो ओवरऑल मेरे लिए बहुत ही अच्छी साबित हुई और मैंने प्रीलिम्स भी क्लियर किया और मेंस भी क्लियर किया। फाइनली वो स्टेज आई जब मुझे इंटरव्यू देना था। ये स्टेज इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरा रिजल्ट आया था तो उसमें मुझे ये पता चला कि मेरे मेंस के स्कोर तो बहुत अच्छा था बट मेरा इंटरव्यू का स्कोर बहुत ही ख़राब था। मेरे मात्र 124 नंबर आए थे उस अटैम्प्ट में, जो कि बहुत ही कम होते हैं। तो इस बार मुझे पता था कि क्योंकि मुझे दोबारा मौका मिला है इंटरव्यू देने का, तो मुझे इस अटैम्प्ट को इस तरह से देना है कि जो मेरा सबसे कम स्कोर था वो मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आने में मेरी हेल्प करे। और ओवरऑल मैं ये मेहनत करूँगा कि जब मैं इंटरव्यू देने जाऊँ, जब मैं बोर्ड के सामने बैठा हूँ, तो उन्हें मेरा डर नहीं, उन्हें मेरा कॉन्फिडेंस दिखाई दे, उन्हें मेरी पर्सनैलिटी दिखाई दे, उन्हें वो सच दिखाई दे जो मेरी आंखों में होना चाहिए, जो मेरी आंखों में है और जो मेरे दिल में है। तो फाइनली जब मैं 14 मार्च का दिन आया जो मेरा इंटरव्यू का दिन था, तो मैं इंटरव्यू बोर्ड में बैठा और इंटरव्यू बोर्ड में बैठने से पहले मैं जब यूपीएससी के माहौल में पहुंचा तो मुझे वही डर, वही जो पुरानी मेमोरीज़ थी वो वापस आई। तो सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि मैं उन मेमोरीज़ को दूर करके दोबारा अपना कॉन्फिडेंस वापस लाऊं। वो मैंने किया। मैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने गया और अपना कॉन्फिडेंस दिखाने की पूरी कोशिश की। लेकिन इंटरव्यू बोर्ड के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो तो वो एक क्रिकेट मैच की तरह है। जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो बॉलर की तरह हैं, वो आपके सामने 6 बॉल्स फेंकेंगे हर ओवर में और आपको ये उस मोमेंट पे डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस बॉल को डिफेंड करेंगे और किस बॉल पे छक्का मारेंगे। अगर आप हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश करेंगे या हर बॉल पे लपेटा मारने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपके मार्क्स अच्छे ना आए और आप अच्छा स्कोर ना कर पाएँ उसमें। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक मेरी हॉबी थी जो मैंने एग्ज़ाम में भरी थी, वो थी रीडिंग नॉन फिक्शन बुक्स। तो उसी के रिगार्डिंग मेरे से एक सवाल पूछा गया। तो इंटरव्यू बोर्ड एक मेंबर एक महिला थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप, अब वो भी क्योंकि बहुत समझदार होते हैं, तो उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि आपको कौन सी किताब पढ़ना पसंद है। उन्होंने शुरुआत ऐसे कि उन्होंने किताब का नाम लिया और उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आपने किताब पढ़ी है। मैंने कहा नहीं मैम। उन्होंने दूसरी किताब का नाम लिया, क्या आपने किताब पढ़ी है। मैंने कहा मैम मैंने इस किताब के बारे में सुना है बट मैंने पढ़ी नहीं है। फिर उन्होंने तीसरी किताब का नाम लिया। शायद वो एक आखिरी नाम था जो वो लेने वाली थी इस हॉबी को रिलेटेड। अगर मैं उसका जवाब ना देता तो शायद हो सकता था कि वो मुझसे चौथी किताब का नाम ना लेती, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मुझे वो थर्ड किताब का नाम सुना हुआ था और मैंने वो पढ़ी भी हुई थी। तो
उस मोमेंट को मैंने उस बॉल की तरह ट्रीट किया जिस पे मुझे छक्का मारना था, और उस किताब के बारे में जितना अच्छे से जो भी मैं बता सकता था मैंने अच्छे से उन्हें बताया, और शायद मुझे लगता है मैंने काफ़ी अच्छा जवाब दिया, जिसने मुझे बोर्ड जो मेरा इंटरव्यू स्कोर था 124 उसको 184 तक ले जाने में हेल्प करी, और मेरी जो रैंक थी 366 उसे मुझे 6th रैंक तक ले जाने का हेल्प करी। तो यहाँ पे मैं एस्पिरेंट से ये कहना चाहूँगा कि मेहनत के साथ साथ, शिद्दत के साथ साथ आपको ईमानदारी भी दिखानी पड़ेगी आपकी तैयारी में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके जोश में, क्योंकि ईमानदारी और शिद्दत और मेहनत जब मिलते हैं तभी एक ऐसा मिश्रण तैयार होता है जो आपको यूपीएससी की तैयारी में सफलता की जो सीढ़ियाँ होती हैं वो चढ़ने में आपकी मदद करता है। मैं हमेशा सबसे एक ही बात कहता हूँ कि दोस्त, ये तो अभी सफ़र की शुरुआत है, ये आपको डिसाइड करना है कि आप इस सफ़र में थक कर रुक जाना चाहते हैं या आखिरी सांस तक मंजिल को पाने की कोशिश करना चाहते हैं। तो फेलियर्स को भूलकर मंजिल का सपना देखिए और कभी हार मत मानिए। थैंक यू।